कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। शीत युद्ध, उस तनाव को शीत युद्ध का नाम दिया गया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच और उनके जो गुटबाजी हुई थी, उन दोनों गुटों के बीच जो तनाव चला था उसको एक नया नाम शीत युद्ध दिया गया, जिसमें प्रॉक्सी वॉर में वो शामिल रहे हमेशा, लेकिन डायरेक्ट कोई वॉर उनमें नहीं हुआ। एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, लेकिन डायरेक्ट ओपनली कभी एक दूसरे का आमने सामने युद्ध नहीं किया। तो ये स्थिति जिस कोल्ड वॉर को हम नाम देते हैं 1945 से लेकर और 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, तब तक के जो काल बोला जाता है उस एरा को 1945 और 1991 बीच को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो शीत युद्ध के क्या कारण रहे हैं, कब शीत युद्ध शुरू हुआ, क्या अर्थ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई शीत युद्ध के दौरान, कैसे बीच में डिटेंटे यानी कुछ तनाव शिथिल्य आया और फिर दोबारा से कैसे तनाव बढ़ा, और बीच में कई कॉन्सेप्ट आएंगे, मार्शल प्लान या डॉक्ट्रिन जो है आइजनहावर डॉक्ट्रिन या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, कई तरह की। तो सारी बातें हम कोल्ड वॉर के दौरान पढ़ेंगे। एक किस्म से जब हम कोल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ लेते हैं, खासकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई थी। पहले बात तो कोल्ड वॉर है क्या। कोल्ड वॉर एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं जो नेशंस के बीच में होती है, जिसमें डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन तो उसमें नहीं होता, लेकिन वो और तरीक़ों से इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्शन उनके या प्रोपेगेंडा ऐसे होता है, या प्रॉक्सी वार या आर्मामेंट या मिलिट्री अलायंस, जिसके माध्यम से वो उस तनाव को जारी रखते हैं या एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी तनाव की स्थिति को, इसमें डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ना लेकर लेकिन दूसरे माध्यम से उसको दुश्मनी को बनाए रखा जाए, दुश्मनी को बढ़ाया जाए, तो उन तरीक़ों के माध्यम से यदि ऐसे तनाव रहता है तो उसको शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। और मेनली जो 1945 से लेकर 1991 तक का जो पीरियड था, जो आइडियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, और उसके जो अलाइज जो उनके सहयोगी बन गए, क्योंकि उस टाइम पर पूरा विश्व जो है कुछ गुटनिरपेक्ष देशों को छोड़कर दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक का लीडर यूएसए था, अमेरिका था, और ईस्टर्न ब्लॉक का जो लीडर था वो सोवियत यूनियन था। सबसे पहले बर्नार्ड बारूच जो एडवाइज़र था, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो भी होते उनके जो एडवाइज़र रहा बर्नार्ड बारूच, उसने पहली बार इस टर्म का यूज़ किया था, कोल्ड वॉर शब्द पहली बार यूज़ किया था। लेकिन एक न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट था जो न्यूज़पेपर में अपने कॉलम लिखता था, वाल्टर लिपमैन, उसने अपनी एक बुक भी लिखी, बुक का नाम ही रखा था कोल्ड वॉर। तो इस शब्द को पॉपुलर बनाने में जो योगदान रहा सबसे ज़्यादा वाल्टर लिपमैन का रहा है, और पहली बार इसको बर्नार्ड बारूच ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब बात आती है कि कोल्ड वॉर शुरू कब से हुआ। इसमें अलग अलग विचारकों के अलग अलग व्यू हैं। कुछ विचारक मानते हैं, जैसे ज़्यादातर तो हम यही मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये शुरू हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों गुटों में तनाव हो गया था, अलग अलग ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं इसकी शुरुआत जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हो गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे हमें पता है कि यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, चाइना, ये एक तरफ थे, एक गुट में थे, जिसको एलाइज पावर जिसको कहा जाता था, यानी कि यूएसएसआर, यूएसए एक ही गुट में थे, सहयोगी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो है जो धुरी शक्तियाँ थी, जो एक्सिस पावर थी, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली थे, उनके खिलाफ लड़ाई करने में, उनको हराने में। लेकिन युद्ध के दौरान ही इनमें तनाव उत्पन्न हो गया था, और युद्ध के दौरान दोनों सहयोगी तो थे, लेकिन कोशिश ये थी कि एक दूसरे का नुकसान भी करें और फिर बाद में मदद भी करें। जैसे कई ऐसे विवाद आए कि जर्मनी ने अटैक किया सोवियत संघ पे, और दूसरा मोर्चा इन्होंने खोलना था वेस्टर्न पावर्स ने, लेकिन उन्होंने खोलने में जानबूझकर देरी की।
तो एक अविश्वास है कि फिर परमाणु बम का आविष्कार अमेरिका ने किया और परमाणु बम का हमला जापान पर किया, लेकिन उसके बारे में इन्होंने सोवियत संघ को कुछ नहीं बताया था, जबकि वो सहयोगी था और उसको ये उम्मीद थी कि उसको बताया जाना चाहिए था, उसको विश्वास में लेना चाहिए था। तो एक किस्म से कुछ ये विद्वान ये मानते हैं कि द्वितीय वर्ल्ड वार के दौरान ही इनमें इतना तनाव उत्पन्न हो गया था कि उसी से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक पहले से ही शुरू हो गया था। और उससे भी पीछे जाके कुछ विद्वान कहते हैं कि 1917 में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आई, जब वहाँ पर साम्यवादी सरकार बनी पहली बार अक्टूबर क्रांति के बाद, तो वहीं से, क्योंकि उसने ऐलान ये किया था और मार्क्सवादी सिद्धांत भी यही कहते थे कि साम्यवाद पूरी दुनिया में आएगा, तो उन्होंने कहा अब ये रूस में ही साम्यवाद नहीं रहेगा, अब ये साम्यवाद पूरी दुनिया में साम्यवाद आएगा और हम प्रयास करेंगे साम्यवाद को पूरी दुनिया में फैलाने की। और वहीं से जो पूंजीवादी देश थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने इसको रोकने के प्रयास शुरू कर दिए थे, इनको शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद ही जब से साम्यवाद फैलना शुरू हुआ है और जब से उसने ये कहा साम्यवाद पूरी दुनिया में फैलाएंगे, तो तभी से एक तनाव शुरू हो गया था। तो ये अलग अलग व्यू हैं कोल्ड वॉर शुरू होने के बारे में। अब कोल्ड वॉर के कारण क्या क्या हैं, किस वजह से ये तनाव शुरू हुआ, किस वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सबसे पहला तो यूएसए को ये भय होने लगा कि उस पर कम्युनिस्ट कभी भी अटैक कर सकते हैं। उसी तरह का जो भय था वो यूएसएसआर को भी था कि अमेरिका उस पर हमला कर सकता है, जैसे यूएसएसआर को भी ये भय था कि हो सकता, दोनों को एक दूसरे को भय था कि एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। एक अमेरिकन एटम बम का डर था यूएसएसआर को, क्योंकि परमाणु हथियार जब उसने प्राप्त कर लिए तो उनका प्रयोग भी कर लिया था, दुनिया ने उनकी तबाही भी देख ली थी, लेकिन सोवियत संघ के पास जब तक हथियार नहीं थे तब उसको ये भय था कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है या वो उससे हमें खतरा है। तो और परमाणु हथियार की टेक्निक भी यूएसएसआर को देने से मना कर दिया था यूएसए ने। एक कैपिटलिज्म को यूएसएसआर डिसलाइक करता था, क्योंकि एक आइडियोलॉजी का भी कन्फ्लिक्ट था दोनों में, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल धुर विरोधी थे, क्योंकि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट के बहुत खिलाफ और उनको बिल्कुल समाप्त करने की वकालत करती है। दूसरी तरफ अमेरिका को कम्युनिज्म एक तानाशाही शासन लगता था, ये तानाशाही सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, और इससे जो है उन लोगों की स्वतंत्रता और दुनिया में शांति बिल्कुल भंग हो जाएगी। तो एक तो कैपिटलिज्म का विरोध, आइडियोलॉजी का विरोध दोनों में था। इसके अलावा जो सोवियत संघ ने जर्मनी में जो एक्शन लिए, सोवियत जोन का, क्योंकि जर्मनी को जब अंत में लड़ाई हुई, लड़ाई अंत में पहुंची, तो जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया था, चारों फौजों ने, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर ने। तो दोनों का जहां पर जिस फौज का कब्जा था वहीं पर रह गया था। लेकिन बाद में जो बाकी तीनों ने, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, उन्होंने अपनी सारी जर्मनी को मिला के एक कर दिया, उसको वेस्ट जर्मनी बोलने लगे, और जो सोवियत संघ के अधीन थे उसको ईस्ट जर्मनी। और इसमें जर्मनी पर किसका अधिकार और कैसे किया जाए इसमें समझौता नहीं हुआ, तो जर्मनी को फिर अंत में दो हिस्सों में बांटना पड़ा, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। और ये 1989-90 तक ये दो देश के रूप में रहे, जब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ। तो जर्मनी की समस्या पूरे शीत युद्ध के दौरान एक गंभीर समस्या रही थी। और वेस्ट जर्मनी, जो ईस्ट जर्मनी थी, जो सोवियत संघ के अधीन थी, वो उसमें पाबंदियाँ उसने बहुत ज़्यादा लगा दी, आने जाने पर लोग लगा दी, बर्लिन में दीवार खींच दी गई। तो ऐसे एक्शन किए गए जिससे जो वेस्टर्न ब्लॉक था बहुत नाराज़ हो गया। एक यूएसए ने जो न्यूक्लियर सीक्रेट थे वो यूएसएसआर को बताने से मना कर दिया था, जिससे यूएसएसआर को और ज़्यादा शंका होने लगी और ज़्यादा अविश्वास या भय की भावना पैदा हुई। और ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर ने एक्सपेंशन करना शुरू किया, यानी कि अपने प्रभाव की सरकारें या साम्यवादी सरकारों को समर्थन देना शुरू किया। और एक दौर ऐसा आया जबकि ईस्ट यूरोप में बहुत ज़्यादा देश जो हैं वो साम्यवादी देश हो गए थे, जिसकी वजह से तनाव बढ़ गया और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यूएसएसआर चाहता था कि उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपेंशन करने लगा। दूसरी तरफ जो था यूएसएसआर का उद्देश्य भी था कि वो वर्ल्ड कम्युनिज्म का आफ्टर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, उन्होंने बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद ही इस बात का ऐलान कर दिया था
साम्यवाद जो है सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में आएगा। फिर दूसरी तरफ अमेरिका ने, पहले तो ब्रिटेन इसका विरोधी था, लेकिन ब्रिटेन ने जब हाथ खड़े कर दिए कि हम साम्यवाद को नहीं रोक सकते, तो फिर अमेरिका आगे आया, उसने कहा कि हम साम्यवाद को कहीं भी फैलने नहीं देंगे। तो ये संघर्ष यहाँ से शुरू हो गया। डिले ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सेकंड फ्रंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, ये पहले हम बता चुके कि वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान दूसरा फ्रंट खोलने की बात थी ताकि जर्मनी की सेनाएं बच जाए और रूस में नुकसान ना हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने जानबूझकर डिले किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जर्मनी रशिया को नुकसान पहुंचा सके और फिर हम सेकंड फ्रंट खोल लें। तो रूस जानता था कि ये जानबूझकर, स्टालिन का मानना था कि ये जानबूझकर रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा। तो एक बहुत ही अविश्वास की भावना शुरू हो गई थी दोनों में। याल्टा और बाल्कन एग्रीमेंट, याल्टा एग्रीमेंट में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो कुछ कंट्रीज है, चेकोस्लोवाकिया वगैरह, साइबेरिया वगैरह और बाल्कन में टर्की वगैरह, ये कई देश ऐसे थे जिनमें इन्होंने समझौते किए थे। बाल्कन समझौता ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच में हुआ था कि इन नक्षत्रों में तुम्हारा प्रभाव रहेगा, इनमें हमारा प्रभाव रहेगा। लेकिन सोवियत संघ ने फिर एथेंस में भी अपना जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी कोशिश रही कि सभी देशों में साम्यवादी सरकार स्थापित की जाए। तो आरोप लगाए गए खासकर यूएसएसआर पर कि उसने याल्टा और बाल्कन समझौतों का उल्लंघन किया है। फिर एक चर्चिल का फुलटन स्पीच, चर्चिल पहले प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद जब उसको फुलटन में अमेरिका में उसको स्पीच देने के लिए बुलाया गया, तो उस स्पीच में इसने कहा, इसका स्पीच बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 1946 में उसने दिया था। उसने कहा था कि रूस चारों तरफ एक आयरन कर्टेन बना रहा है, एक लोहे का पर्दा बना रहा है कि घेर रहा है पूंजीवादी देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को, और अगर उसको नहीं रोका गया, आज उसको नहीं रोका गया, तो हमारे जो देश है वो भी एक दिन संकट में पड़ जाएंगे, यहाँ भी साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। और इसके लिए सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को और यूएसए को मिलकर जो है वो साम्यवाद को रोकना चाहिए। तो इसने एक रूस को एक बहुत ही नुकसानदायक बताया था इसके लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए या कैपिटलिज्म के लिए, और उसने एक आह्वान किया था कि सभी देशों को और अमेरिका को इसमें बिल्कुल ज़ोर शोर से साम्यवाद को रोकने की बात करनी चाहिए थी। तो उस स्पीच का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसके आधार पर फिर शीत युद्ध का एक किस्म से घोषणा कर दी गई थी। लैंड लीज एग्रीमेंट था, यूएसए कुछ सस्ती दरों पर कुछ इस एग्रीमेंट के तहत मदद करता था यूएसएसआर की, लेकिन वो मदद फिर इसने बंद कर दी थी, जिसे यूएसएसआर पहले भी कम थी फिर बंद कर दी थी, इसे यूएसएसआर और ज़्यादा नाराज़ हो गया था। और फिर जैसा रियलिस्ट थ्योरिस्ट जैसे मार्गेंथो जैसे विचारक कहते हैं कि वास्तव में ये संघर्ष कुछ नहीं था, ये संघर्ष सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का एक संघर्ष था। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर एक देश अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना चाहता है, उसी तरह इन देशों ने भी राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने का प्रयास किया। और एक दूसरे के प्रति अविश्वास बहुत ज़्यादा था, एक दूसरे के प्रति शंका थी, अविश्वास था, जिसकी वजह से शीत युद्ध आगे बढ़ा। अब शीत युद्ध की कैसे डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी मेन कुछ घटनाएं हम इसमें देख लेते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। सबसे पहले चर्चिल का फुलटन स्पीच हमने देख लिया कि उसने जो 5 मार्च 1946 को फुलटन में दिया था और आयरन कर्टेन की बात की थी कि सोवियत संघ चारों तरफ से घेर रहा है कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को, और अगर उसको नहीं रोका गया, साम्यवाद के प्रसार को नहीं रोका गया, तो एक दिन हमारी स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, और ये थोड़ा सा डिटेल में इस बाद की स्लाइड्स में भी अलग से देखेंगे, मैं बता देता हूँ। इसमें ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया, यदि कहीं पर भी कोई भी इंटरफेयर होता है, कहीं पर भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को यदि कोई पार्टी उसको बदलना चाहती है या कोई साम्यवादी दल उसको क्रांति के द्वारा हटाना चाहता है, तो हम वहाँ पर मदद करेंगे। तो एक किस्म से अमेरिका की जो कांग्रेस थी, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव है, उसने ये पावर दे दी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका कहीं पर भी किसी भी देश में अपनी सेनाएं भेजकर वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है और साम्यवादी सरकार को आने से रोक सकता है।
तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने राष्ट्रपति को ये ताकत दी थी। और इसके साथ ही अमेरिका की जो आइसोलेशन की पॉलिसी थी, जो कोई दूसरे मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था, वो समाप्त हो गई थी। और फिर ब्रिटेन जिसने अमेरिका ने दूसरे देशों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। मार्शल प्लान 23 अप्रैल 1947 को थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, इसने ये कहा कि यूरोप जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुका है, उसका पुनरुत्थान जरूरी है, क्योंकि यदि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा तो एक वहाँ भी साम्यवाद के लिए एक भूमि तैयार हो जाएगी। तो उन्होंने यूरोप के उत्थान के लिए, यूरोप के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान जारी की थी और कुछ बहुत सारी ग्रांट अमेरिका द्वारा दी गई थी। और उसके तहत फिर यूरोप ने धीरे धीरे दोबारा से आर्थिक रूप से मजबूत होना शुरू कर दिया था। बर्लिन का इशू महत्वपूर्ण रहा ही है, क्योंकि बर्लिन को जैसे मैंने बता दिया कि चारों तरफ से घेर लिया था। बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से को पर सोवियत संघ का अधिकार था, दूसरे हिस्से पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का अधिकार था। फिर बाद में वहाँ पर सोवियत संघ ने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए। फिर वहाँ से बीच में एक दीवार खींच दी गई, जिसको बर्लिन की दीवार बोला जाता है। बाद में फिर जर्मन के लोगों ने उसको गिरा दिया था 1989 के आसपास जाकर, जब शीत युद्ध खत्म होने को था। तो बहुत सारी पाबंदियां लगाई, आने जाने पर रोक लगा दी गई। तो वो इशू हमेशा हॉट इशू रहा इस दौरान, कोल्ड वार के दौरान। जर्मनी का 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया था। 1989 में 2 जर्मनी रहे और बाद तक ये 2 जर्मनी 2 भागों में ही बटा रहा, जब तक शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ। फिर सैनिक गठबंधन बनने शुरू हो गई। 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक सैनिक गठबंधन बनाया गया, जिससे अमेरिका को ये अधिकार मिल गया कि उन किसी भी देश में किसी देश का इंटरफेयर होता है, सोवियत संघ का इंटरफेयर होता है, तो अमेरिका उसको सैनिक मदद दे सकता है। और ये संगठन ऐसा जो आज भी कायम है। बाकी सैनिक संगठन शीत युद्ध के समाप्त हो चुके हैं, ये आज भी बना हुआ है। फिर 1949 में कम्युनिस्ट चाइना, यानी कि चाइना में भी माओ के द्वारा साम्यवादी क्रांति की गई। और उसके बाद एक बहुत बड़े और देश में, रशिया के बाद चीन भी एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हुई। तो इससे पूंजीवादी देशों को खतरा और बढ़ गया, तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। कोरिया वार, कोरिया में भी यही समस्या थी। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया 2 हिस्सों में बट गया था। उत्तरी कोरिया में साम्यवादी सरकार थी, दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी सरकार थी। और दोनों में प्रॉक्सी वार शुरू हो गया। उत्तर कोरिया को सोवियत संघ मदद दे रहा था, चाइना मदद दे रहा था, और दक्षिण कोरिया को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ मदद दे रहे थे। इसके लिए एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव, पीस फॉर यूनिटी, जो रिजोल्यूशन भी पास हुआ यूएनओ में, और यूएनओ की सेनाएं भी वहाँ पर भेजकर कार्रवाई की गई थी। तो कोरिया भी, आज भी कोरिया 2 हिस्सों में ही बटा हुआ है। जापान पीस ट्रीटी, सैन फ्रांसिस्को में जापान के साथ एक शांति संधि की गई, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अमेरिका ने ली और उस पर कुछ जुर्माने भी लगाए युद्ध से संबंधित है। हालांकि भारत ने भी संधि का विरोध किया था और यूएसएसआर ने इस संधि को एक तरफा बताया था और इसका विरोध किया था। इससे भी उनमें तनाव उत्पन्न हो गया था। इसके अलावा यूएसएसआर, क्योंकि अमेरिका ने परमाणु हथियार बहुत पहले बना लिए थे, यूएसएसआर ने भी, अमेरिका ने अपनी टेक्निक देने से मना कर दिया था। तो यूएसएसआर ने भी 1953 में एक परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु परीक्षण कर लिया था, जिससे फिर वो परमाणु हथियारों की होड़ भी शुरू हो गई थी। इंडो चाइना, जिसमें इंडो चाइना जो हिंद चीन के देश हैं, जिसमें वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया, तो इस क्षेत्र में भी तनाव रहा। और वियतनाम भी 2 हिस्सों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। वहीं पर भी यही साम्यवादी और पूंजीवादी का संघर्ष चला और लंबे समय तक अमेरिका की सेनाएं वहाँ पर रही और उनको काफ़ी नुकसान भी अमेरिका को सेना को हुआ, लेकिन अंत में वो साम्यवादी देश बन गया था। तो इंडो चाइना का इशू हमेशा शीत युद्ध का एक हॉट इशू रहा था, जैसे कोरिया रहा था। इसी तरह से सीटो, नाटो यूरोपीय देशों के लिए था, सीटो साउथ ईस्ट एशिया के देशों का था। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इतना मजबूत नहीं रहा नाटो की तरह। इसमें 1954 में बनाया गया था, लेकिन 1977 में ये धीरे धीरे औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था। फिर इसी का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने, जो सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। वार्सा पैक्ट जो है
सोवियत संघ के नेतृत्व में, तो उसमें कुछ ईस्ट यूरोप के देश इसमें शामिल करके संगठन बनाया गया और फिर सोवियत संघ के विघटन के बाद ये समाप्त हो गया, औपचारिक इसको रद्द कर दिया गया इस संगठन को। 1956 में हंगरी में साम्यवादी सरकार स्थापित करने के लिए यूएसएसआर ने इंटरफेयर किया। आइजनहावर डॉक्ट्रिन आया। आइजनहावर डॉक्ट्रिन जो था ये मिडल ईस्ट के लिए था कि मिडल ईस्ट में भी यदि वो देश आवश्यकता मानते हैं, यदि उनकी सरकार को खतरा तो अमेरिका से मदद मांग सकते और अमेरिका उनको सैनिक मदद देगा। तो यहाँ पर आइजनहावर ने मिस्ट पर्शियन गल्फ में या मिडल ईस्ट के देशों में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रपति को एम्पावर किया था वहाँ की कांग्रेस ने, जिसको आइजनहावर डॉक्ट्रिन के नाम से कहा जाता है। U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट एक यूएसए का जासूसी विमान था, स्पाई प्लेन था, जो यूएसएसआर ने मार गिराया था, उसके पायलट को पकड़ लिया था और जिसे पता चला कि यूएसएसआर की जासूसी कर रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों में बहुत तनाव होगा। यूएसए इसको स्वीकार भी कर लिया था, हाँ हम ऐसी जासूसी करते क्योंकि हम यूएसएसआर पर भरोसा नहीं करते, हमें उसकी गतिविधियों की निगरानी करनी पड़ती है। फिर इस इंसिडेंट के बाद एक पेरिस समिट होनी थी। पेरिस समिट में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। जो था रूस के जो अध्यक्ष था उसने अमेरिकी राष्ट्रपति से काफ़ी अपमान किया, उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया क्योंकि इस घटना से वो बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो एक ये जो पेरिस समिट थी ये बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रही, जिससे दोनों देशों का तनाव और ज़्यादा उभर कर सामने आया। एक फिर क्यूबन मिसाइल संकट था 1962 में। क्यूबा साम्यवादी देश बन चुका था फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में और ये अमेरिका के सीमा के बिल्कुल नज़दीक लगता है, नीचे साउथ में। तो वहाँ पर सोवियत संघ अपनी न्यूक्लियर मिसाइल एस्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने उसका विरोध किया और ये घटना ऐसी थी जिससे एक किस्म से युद्ध के मुहाने पर दोनों देश पहुँच गए थे, क्योंकि कोई भी देश हटने को तैयार नहीं था। सोवियत संघ कहता था ये अमेरिका के विरुद्ध नहीं है बल्कि ये क्यूबा की सुरक्षा के लिए है, लेकिन अमेरिका इस बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं था और उन्होंने बिल्कुल क्यूबा की घेराबंदी कर दी और सोवियत संघ के जहाज़ों को आगे नहीं जाने दिया गया। अंत में सोवियत संघ ने कुछ शर्तों के साथ ये मान लिया कि वो मिसाइलें वहाँ पर, न्यूक्लियर मिसाइल्स वहाँ पर नहीं लगाएगा। लेकिन तनाव उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यदि युद्ध के नज़दीक पहुँचे थे दोनों देश, तो वो क्यूबन मिसाइल संकट ही कहा जाता है। प्रेसिडेंट रीगन। फिर 1962 के बाद इन्होंने कुछ थोड़ा सा तनाव शिथिल आया। डेटांटिस को हम बाद में पढ़ेंगे। फिर क्योंकि उस संकट के बाद इन्होंने थोड़ा सा आपस में सहयोग करने शुरू किए, लेकिन वो सहयोग भी फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चले, फिर दोबारा तनाव शुरू हो गया था। दूसरी तरफ अमेरिका ने इंटरफेयर किया, अंगोला में अपनी सेनाएं भेजी, एक इंटरवेंशन किया, इथियोपिया में इंटरफेयर किया, नहीं अंगोला इथियोपिया में तो क्यूबा और यूएसएसआर ने इंटरफेयर किया था। और 1981 में जो बना प्रेसिडेंट रीगन बना, उससे पहले निक्सन था। निक्सन ने बहुत तनाव को कम करने की कोशिश की, यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा सहयोग बनाया, तो उस स्थिति में दोनों में तनाव बहुत कम हो गया था। लेकिन प्रेसिडेंट रीगन के विचार बिल्कुल अलग थे। वो सोवियत संघ के साथ नरम नीति का, यानी कि सॉफ्ट नहीं होना चाहता था, बल्कि उसके तनाव को और बढ़ाना चाहता था, उसका मुकाबला करना चाहता था। तो राष्ट्रपति रीगन के आने के बाद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, स्टार वार आया, कई नई तरह के सिद्धांत दिए गए और दोबारा से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और दोबारा तनाव बढ़ने का ये जो सारी घटनाएं जो बाद की, इनको नए न्यूज़ कोल्ड वार, क्योंकि डिटांटे के बाद की ये तनाव की घटनाएं मानी जाती हैं। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में अपनी सेनाएं भेज दी, जो काफ़ी लंबे समय तक रही, जब तक ये इनका शीत युद्ध ही समाप्त नहीं हो गया। तो उससे फिर एक किस्म से शीत युद्ध जो है वो अब यूरोप से निकलकर एशिया के देशों में ज़्यादा इसका प्रभाव होने लगा था। अब ये सेंटर बन गया था अफ़गानिस्तान न्यू कोल्ड वॉर का।
1983 में साउथ कोरिया के एक प्लेन को यूएसएसआर ने मार गिराया था। उसने कहा कि हमें लगा, हमें गलतफहमी हो गई कि ये कोई जासूसी विमान है या कोई लड़ाकू विमान है, जबकि वो एक यात्री विमान था। तो इसका भी तनाव बढ़ गया दोनों में। फिर इसके बाद ही ग्रेमिको को जनरल असेंबली की मीटिंग में यूएसएसआर के फॉरेन मिनिस्टर को जाना था। तो यूएसए, क्योंकि इसका जो सचिवालय है जहाँ पर बैठक होती है जनरल असेंबली को, अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि हम उसको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो इसे फिर यूएसएसआर ने ये मांग उठानी शुरू की। फिर तो यूएनओ भी अमेरिका में नहीं होना चाहिए और इसको कहीं और स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन वो इसके बदले में था कि जो साउथ कोरिया का विमान गिरा दिया था। तो इससे तनाव और बढ़ा। स्टार वार को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। स्टार वार जो रीगन ने शुरू कर दिया था, उसने कहा कि यदि ऐसे सिक्योरिटी बढ़ानी हमने अपनी, यदि बाहर से दूसरा देश दुश्मन देश में मिसाइल भेजता है तो उन मिसाइलों को रास्ते में नष्ट कर दिया जाए। तो ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना है। तो उससे ये दिखाना चाहता था कि हम बिना अपना नुकसान किए हुए भी यूएसएसआर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंगोला में, इथियोपिया में क्यूबा और यूएसएसआर ने साम्यवादी पार्टी को समर्थन देकर इंटरफेयर किया। जिमी कार्टर का गल्फ डॉक्ट्रिन 1980 में जो आया, उसने कहा कि गल्फ कंट्रीज़ में भी यूएसए को अधिकार दिया गया कि उसमें भी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए या अपने हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए अपनी सेनाएं भेज सकता है या इंटरफेयर कर सकता है। एक कुछ जिमी कार्टर के दौरान ये रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स डॉक्ट्रिन या लिमिटेड न्यूक्लियर अटैक, तो पहले ये माना जाता था कि न्यूक्लियर अटैक जो होगा वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, जिसमें हमारा भी तबाही होगी, दूसरे की भी तबाही होगी। लेकिन इसने ये कहा नहीं, हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे हमें एक न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर वॉर तो बिल्कुल तबाही दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसने नया कॉन्सेप्ट दिया, नहीं, लिमिटेड भी किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन को नुकसान तक ही उसको सीमित रखा जा सकता है। तो इससे बात और भड़काई जाती थी कि इससे न्यूक्लियर वॉर भी किया जा सकता है। पहले तो न्यूक्लियर वॉर ने किस्म से बैलेंस स्थापित कर रखा था कि न्यूक्लियर वॉर के भय से लोग देश युद्ध करने से डरते थे। इसी तरह रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स डॉक्ट्रिन, यानी कि ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की कि जल्दी से जल्दी दूर कहीं एक क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेजकर कार्रवाई की जा सके, सैनिक कार्रवाई हो। दूसरी तरफ यूएसए ने ग्रेनेडा में अपनी सेनाएं भेजी थी। वहाँ पर साम्यवादी पार्टी जो वहाँ के शासक को हटाना चाहती थी, उनको रोकने के लिए। इसी तरह लीबिया में 1986 में यूएसए ने अपनी सेनाएं भेजकर इंटरफेयर किया था। तो ये कुछ घटनाएं थी जिनको हमें, कुछ घटनाओं को, जैसे बाद की इन घटनाओं को हम जो है न्यू कोल्ड वार की लिस्ट में ले आते हैं। जब न्यू कोल्ड वार की बात करते हैं तो पहले वाली घटनाओं को कोल्ड वार की घटनाओं में हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि इसके क्या प्रभाव पड़े कोल्ड वॉर के दुनिया पर। एक तो दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में बट गई, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक। नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू हुई। नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसमें भारत जैसे देशों ने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया, वो कोल्ड वार की वजह से ही था। बहुत से देशों में सिविल वार शुरू हो गए, कोरिया में, वियतनाम में, कांगो में, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें सिविल वॉर की स्थिति रही, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर प्रॉक्सी वार के रूप में ये दोनों देश लड़ रहे थे। एक पार्टी को ये मदद देते थे यूएसएसआर, दूसरी को यूएसए मदद देता था। देशों के बीच में अविश्वास की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। न्यूक्लियर वॉर का भय बन गया कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ फिर फ्रांस ने भी, ब्रिटेन ने भी, चाइना ने भी न्यूक्लियर पावर प्राप्त कर ली थी। शीत युद्ध के दौरान क्योंकि तनाव था, इसलिए आर्म्स रेस बहुत ज़्यादा बढ़े। नए नए किस्म के मास डिस्ट्रक्शन के वेपन डेवलप किए गए और देशों ने बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे। मिलिट्री ट्रीटीज हुई, नाटो, सीटो, तो एक कई तरह की संधियाँ मिलिट्री ट्रीटीज हुई, जिसमें नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट हुई। तो इससे तनाव ज़्यादा बढ़ा था। थर्ड वर्ल्ड नेशंस में इंटरफेयरिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोनों देशों का। यूएसएसआर ने, यूएसए ने कई देशों में इंटरफेयर किया कोल्ड वार के दौरान। यूएनओ प्रभावशाली रूप से काम नहीं कर पाया क्योंकि दोनों देशों के पास वीटो पावर थी सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसकी वजह से यूएनओ कोई डिसीजन नहीं ले पाया। और सिक्योरिटी काउंसिल तो बिल्कुल अपाहिज बना दी गई थी क्योंकि बार बार वीटो का प्रयोग
किया जाता था। रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। जो रिसोर्सेज विश्व युद्ध के बाद दुनिया की वेलफेयर के लिए या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए लगाने चाहिए थे, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हथियारों में लगाए गए। और एक पोलर सिस्टम, बाईपोलर सिस्टम, ये बाई शब्द गलत है यहाँ पर, बाईपोलर सिस्टम आना चाहिए था। तो बाईपोलर यानी कि द्विध्रुवीय व्यवस्था में विश्व बदल गया था। अब कुछ शब्द आए थे जैसे स्टार वार। स्टार वार क्या था? स्टार वार था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव शुरू किया था, इसको स्टार वार प्रोग्राम का नाम दिया गया। इसमें क्या था, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करना था जिससे यूएसए को प्रोटेक्ट किया जा सके बैलिस्टिक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से। यदि इसी तरह के वेपन्स का अटैक होता है तो उसको किया जाए। पहली बार 23 मार्च 1983 में रिगन के दौरान ये अनाउंस किया गया था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हमने पढ़ा था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है वो पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस देने के लिए ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस, जहाँ पर बाहरी या आंतरिक जो है वो अथॉरिटेरियन फोर्सेस से यदि खतरा है तो एक किस्म से राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया कि वो कहीं भी अपनी सेनाएं भेजकर इंटरफेयर कर सकता है। इंटरवेंशन फार अवे कॉन्फ्लिक्ट, इसका सीधा प्रभाव ये पड़ा कि फॉरेन पॉलिसी जो थी वो के क्षेत्रों में भी इंटरफेयर कर सकती थी। और ये ट्रूमैन ने जो स्पीच दिया था 1912 मार्च 1947 को, उस स्पीच में उसने अपनी इस प्लान के बारे में बताया था, जिसको कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी। अब दूसरी थी मार्शल प्लान। मार्शल प्लान जो है वो, और एक जो ये था कि जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन थी, इसमें विवाद जो टर्की से शुरू हुआ था। टर्की में खतरा था साम्यवादी सरकार आने का, और ब्रिटेन पहले वहाँ की सरकार को सपोर्ट कर रहा था बचाने के लिए, लेकिन फिर ब्रिटेन ने अनाउंस कर दिया कि वो अब नहीं बचा सकता, उसके बस की बात नहीं है। तो फिर जब उसने अनाउंस कर दिया तो फिर अमेरिका ने उस बात के बाद ही ये किया कि अब अमेरिका उन देशों को की सरकारों को बचाने की मदद करेगा जहाँ उनको साम्यवाद से खतरा है। दूसरा है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान जो थी वो यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था, जिसमें कि वेस्टर्न यूरोप को जो बर्बाद हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, उसको दोबारा से खड़ा करना था। इसमें 1948 में लागू कर $15 बिलियन की जो मदद दी गई थी वो दी गई थी। और ये इसका मार्शल प्लान क्यों नाम दिया? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पे जॉर्ज सी मार्शल, उसका ही ये आइडिया था, इसी वजह से इसको मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। और ये एक कारण इसका ये था, मेन रीज़न क्या था कि यूरोप में ये साम्यवाद को रोकना चाहते थे। और 4 साल के लिए ये योजना थी जो 1948 में शुरू की गई थी। नाटो हमने बता दिया एक संगठन था जिसमें शुरू में जो अमेरिका के और यूरोप के 12 देश शामिल थे, बाद में इसमें 30 देश हो गए। अब भी ये संगठन है। और पीछे तो ये भी बात थी कि रूस खुद इसका सदस्य बनना चाहता है नाटो का। ये इम्प्लीमेंट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो थी वो 4 मार्च 1949 को ये साइन हुई थी। आइजनहावर डॉक्ट्रिन हमने देखा था। आइजनहावर डॉक्ट्रिन जो है वो जनवरी 5 1957 को एक स्पेशल मैसेज दिया था कांग्रेस को मिडल ईस्ट के बारे में। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहीं पर भी इंटरफेयर कर सकते थे, ये मिडल ईस्ट से संबंधित था। मिडल ईस्ट में यदि कोई होता है खतरा है तो उसने कहा गया था कि यदि वो देश रिक्वेस्ट करें तो अमेरिका उनको आर्थिक मदद भी करेगा और मिलिट्री फोर्स भी वहाँ पर भेजेगा यदि उनको किसी क्रांति का, किसी विद्रोह का यदि खतरा है तो, खासकर साम्यवादी शासन, साम्यवादी पार्टी यदि खतरा है तो। कार्टर डॉक्ट्रिन, जिमी कार्टर जो राष्ट्रपति बने उनके नाम पर, उन्होंने 1980 में ये बात कही। उनका कहना था कि यूएसए जो है वो पर्शियन गल्फ में अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं पर भी अपनी मिलिट्री फोर्स भेज सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था। एक किस्म से ये जब हुआ था जब अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर कर दिया था सोवियत संघ ने, तो वहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए उसने ये सिद्धांत दिया गया था, ये अधिकार दिए गए थे। अब एक शब्द आता था डिटांटे, जो हमने कहा था 1969 के बाद डिटांटे का जो दौर माना जाता है। डिटांटे का मतलब होता है एक किस्म से तनाव शिथिल है,
यानी कि तनाव में कुछ तनाव में कुछ शिथिलता आ गई, तो उसको तनाव शिथिलता बोलते हैं। ये फ्रांस का वर्ड है, वैसे इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो 1969 से 1974 का जो दौर माना जाता है शीत युद्ध के बीच का, तो उसमें कुछ ऐसे समझौते, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे लगा था कि तनाव युद्ध शायद ख़त्म हो जाएगा, तनाव युद्ध कम हो गया था। लेकिन वो फिर दोबारा से 1975 के बाद फिर तनाव की घटनाएं बढ़ना शुरू हो गया था, जिसको फिर न्यू कोल्ड वार का नाम दिया गया था। इट वॉज ए पॉलिसी ऑफ रिलैक्सिंग टेंशन बिटवीन सोवियत संघ, जो वो टेंशन था, ये रिलैक्सिंग टेंशन था यूएसए के बीच में, कोल्ड वार के बीच में। जो निक्सन बताया था, जो रीगन से पहले निक्सन था, उसने सहयोग करने की बहुत वकालत की थी। हेनरी किसिंजर वहीं यूएसए का था, और फिर ये ब्रेजनेव के बीच में तनाव शैथिल्य चला था 1969 से 74 के काल को कहा जाता है। अब इसके क्या कारण थे? एक तो दोनों देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही था दोनों को, उनको लगा कि देश हित को, इस तनाव को कम करके देश हित बढ़ाया जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहता था यूएसएसआर, क्योंकि उसके बहुत सारे रिसोर्सेज आर्म्स रेस में या दूसरे देशों को मदद करने में ख़त्म हो रहे थे। अमेरिका को भी अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, क्योंकि उन देशों से उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था जो यूएसएसआर के सहयोगी थे। न्यूक्लियर वॉर का भय दोनों को था, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर थी। प्रायोरिटी चेंज हो गई थी, जब प्रायोरिटी और थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब विचारधारा का संघर्ष था उसको रोकना था। अब इनकी प्रायोरिटी धीरे धीरे बदल रही थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ये ज़्यादा जा रहे थे। तनावपूर्ण वातावरण से दोनों तंग हो चुके थे। दो देश थे वो इस तनाव से लोग कम करना चाहते थे। दूसरी तरफ रशिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया था। 2-3 बातों पर रशिया का तनाव हो गया था। एक तो परमाणु हथियारों की टेक्निक इसने चाइना को देने से मना कर दिया था, दूसरे का बॉर्डर का डिस्प्यूट हो गया था। नॉन अलाइनमेंट कंट्री ने बहुत प्रयास किया कि तनाव को शैथिल्य हो, यानी कि दोनों के बीच तनाव में कुछ कमी हो, और फिर वर्ल्ड में कुछ नए शक्तिशाली देश भी उभरना शुरू हो गए थे, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, चाइना था। ये दोबारा से ताकतवर देश बनकर उभरने शुरू हो गए थे। क्या क्या घटनाएं घटी उस टाइम पर तनाव शैथिल्य के दौरान? मॉस्को बॉन एग्रीमेंट, वेस्ट जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में समझौता हुआ, कुछ रिलैक्सेशन दी गई जो जर्मनी में जो तनाव था। बर्लिन एग्रीमेंट हुआ, यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बर्लिन की समस्याओं को सुलझाने के, जो आपस में बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन हो चुका था, उसको कुछ कम करने के लिए या दोनों क्षेत्रों के लोगों को मिलने जुलने की कुछ आज़ादी देने के लिए समझौते हुए थे। और इसी तरह का समझौता फिर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, तो तीनों ये जर्मनी से ही संबंधित थे। कोरिया एग्रीमेंट हुआ, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में एक समझौता हुआ आपस में सहयोग स्थापित करने के लिए। मॉस्को समिट हुई, यूएसए के जो प्रधानमंत्री था उसने निक्सन ने यात्रा की रूस की, और वहाँ पर इन्होंने साल्ट समझौते पर भी बातचीत हुई, समझौते पर साइन हुई, तो सहयोग बढ़ाने की बात हुई, जिसमें जो SALT I है इसके बारे में भी सहमति बनी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, यानी कि कुछ हथियारों को कम करने की, डिसआर्मामेंट की डायरेक्शन में ये स्टेप उठाए गए थे। हालांकि SALT II जब हुआ 1979 में, जब तक विश्वास की भावना दोबारा से बढ़ गई थी, नया शीत युद्ध शुरू हो चुका था, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में अपनी सेना यूएसएसआर भेज चुका था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना शुरू हुआ था। ब्रेजनेव ने, जैसे 72 में रीगन ने, उसने निक्सन ने की थी, और फिर ब्रेजनेव ने यूएसए की, जिसको वाशिंगटन समिट के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें भी आपस में जो तनाव कम करने के कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। कुछ हथियार कम करने पर आर्म्स की ट्रीटी हुई थी, जिसमें आर्म्स को कम करने की बात हुई थी, और यूरोप की सिक्योरिटी के लिए कॉन्फ्रेंसेस की गई थी 1973 में और 1977 में। तो ये कुछ घटनाएं थी जो डिटांटे के दौरान हुई थी, जिससे लगता था कि अब पहले तनाव ज़्यादा होता था, अब सहयोग की बात ज़्यादा होने लगी थी। लेकिन उसके बाद फिर 1975 के बाद फिर कुछ घटनाएं घटी, जिससे शीत युद्ध दोबारा शुरू हो गया। उसके कई कारण थे, जैसे एक कारण था कि यूएसएसआर की पावर जो है वो बढ़ गई थी, क्योंकि उस दौरान इसने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। रीगन
आ गया था। हमने पहले देखा था कि रीगन आने के बाद उसने दोबारा से सहयोग की बजाय टकराव की नीति अपनानी शुरू कर दी थी। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस वॉर, आर्म्स रेस दोबारा से शुरू हो गई थी। सोवियत का इंटरवेंशन, ये महत्वपूर्ण घटना थी अफ़गानिस्तान में। और सोवियत इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा से शीत युद्ध शुरू हो गया। इसको पहले घटना हमने पहले ही पढ़ चुके, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी शीत युद्ध के दौरान, नए शीत युद्ध के दौरान भी। तो पहले से इसको अलग माना जाता है। अलग मानने का कारण जो है वो रहा है कि एक तो यूएसएसआर की ये पोजीशन थी। अब कम्युनिज्म की बात नहीं थी, पहले विरोध था कम्युनिज्म का, अब सिर्फ यूएसएसआर टारगेट था, उसका विरोध करना था। अब आइडियोलॉजी कोई बात नहीं थी, अब आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के काम होता था। अब वो टकराव आइडियोलॉजी वाली वो बात जो पहले शीत युद्ध में थी, अब इसमें आइडियोलॉजी वाली बात नहीं थी। इसमें नए एक्टर भी आ गए थे। इसमें चीन जैसे देश भी या फिर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी जो पहले इतने एक्टिव नहीं थे, उनकी भूमिका भी इस न्यू कोल्ड वॉर में बढ़ने लगी। कंपटीशन के एरिया नए नए हो गए। पहले सिर्फ वहीं था यूरोप के देशों में, जर्मनी, बर्लिन, क्यूबा के आसपास था, लेकिन अब एशिया के देशों में इनका जो है वो टकराव होने लगा था। और इसके अलावा जो नॉन अलाइंड नेशन थे वो भी अब बट गए थे। वो कुछ अमेरिका के फेवर में हो गए थे, कुछ यूएसएसआर के फेवर में हो गए थे। तो इन कुछ आधारों पर हम कह सकते हैं कि ये कोल्ड वॉर उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। तो ये हमारा विश्लेषण था कोल्ड वॉर के बारे में। धन्यवाद।